दिस इज स्नेहा, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज है हमारी 20 डे स्ट्रेटेजी का डे 4 और आज की वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हमारे बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट की केस स्टडीज डिस्कस। देखो, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की केस स्टडीज हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है, वो वहां से तैयार कर लो। शुरू करते हैं हम लोग। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमारा। ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में भी आ चुका है। कोनाक लिमिटेड इज एन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज सिचुएटेड इन शिवपुरी, मध्य प्रदेश. It is earning a very low revenue in comparison to a competing electronic goods manufacturing enterprise Nova Limited situated in Mumbai. क्या कहता है? कोनाक लिमिटेड है। कोनाक लिमिटेड क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है। कहां पर? मध्य प्रदेश के अंदर इसका काम है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाना। वहीं एक और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है जिसका नाम है नोवा लिमिटेड। ये कहां पर है? मुंबई के अंदर। भाई, कोनाक लिमिटेड का जो रेवेन्यू है वो नोवा लिमिटेड से बहुत कम है। आती है बातें समझ में। बोथ कोनाक्स एंड नोवास ऑपरेशंस आर अफेक्टेड डायरेक्टली बाय द इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड सप्लायर्स। दोनों ही कोनाक लिमिटेड और नोवा लिमिटेड, इन दोनों के जो ऑपरेशंस है वो बहुत अच्छे से इफेक्ट होते हैं इनकी इन्वेस्टर्स के द्वारा, कस्टमर्स के द्वारा, कॉम्पिटिटर्स के द्वारा, सप्लायर्स के द्वारा। क्या कहता है? चाहे कोनाक हो, चाहे नोवा हो, चाहे कोई भी एंटरप्राइज हो, हर एंटरप्राइज का जो बिजनेस है वो उसके इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, उसके सप्लायर्स के थ्रू डायरेक्टली इफेक्ट होता है। भाई, अगर सप्लायर ने रॉ मटेरियल नहीं दिया तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगे, हमारी सेल्स कम होंगी। विच आर यूनिक टू देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन, जो इनके दोनों के अलग अलग सप्लायर्स है, अलग अलग कस्टमर्स के, इनके अलग अलग लोकेशंस के हिसाब से। इन एडिशन टू दिस, इंडिविजुअल फर्म्स ऑफ दिस फील्ड आर अफेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द फैक्टर्स लाइक द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, कॉम्पोजिशन ऑफ द फैमिलीज, द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एक्सेट्रा। और इसके अलावा इस फील्ड से रिलेटेड यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को बनाने से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो इनडायरेक्टली भी इफेक्ट होती हैं। किसकी वजह से? कि कंट्री के अंदर मनी सप्लाई कैसी है, कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिलीज की फैमिलीज के अंदर यंगस्टर्स ज्यादा हैं, एजेड लोग ज्यादा है, फीमेल्स ज्यादा हैं या मेल्स ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो ये जो सारी चीजें हैं ये भी इस तरह के बिजनेसेस को इनडायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई एंड स्टेट द फीचर ऑफ द कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ। ये जो ऊपर पैराग्राफ है, पहले तो बताओ इसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है। कौन सा कॉन्सेप्ट का मतलब है यहाँ पर कौन से चैप्टर की बात की गई है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात है, बिजनेस एनवायरनमेंट की बात है, प्लानिंग की बात है, स्टाफिंग की बात है। कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ डिस्कस किया गया है और जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है उसका कौन सा फीचर यहाँ पर डिस्कस किया गया है, उस फीचर के बारे में भी आपको बताना है। दूसरी बात क्या करनी है आपको? स्टेट एनी 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस किया गया है आपको उसकी 4 इंपॉर्टेंस भी लिखनी है। तो देखो, ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या कहता है कि कोनाक लिमिटेड और नोवा लिमिटेड दोनों बहुत अच्छे से इफेक्ट होते हैं अपने इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स के थ्रू, और इनडायरेक्टली भी इफेक्ट होते हैं कि कंट्री के अंदर मनी सप्लाई क्या है, फैमिलीज का क्या कॉम्पोजिशन है, टेक्नोलॉजी की वजह से। तो ये कौन से कॉन्सेप्ट की बात हो रही है यार? ये कौन से कॉन्सेप्ट की बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है बिजनेस एनवायरनमेंट की। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर वो सारे फैक्टर्स आते हैं, वो सारे इंस्टीट्यूशंस आते हैं, सारे फोर्सेस आते हैं जो किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। तो सबसे पहले तो आप लोग क्या लिखोगे? द कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड हियर इज बिजनेस एनवायरनमेंट। कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है यहाँ पर? बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब जो कॉन्सेप्ट है उसके कौन से फीचर की यहाँ पर बात हो रही है, तो सबसे पहले आपको याद करना है बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या क्या हैं। तो हमें याद आता है बिजनेस एनवायरनमेंट का एक फीचर है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। क्या? स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। कि ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है इसके अंदर 2 तरह के फोर्सेस होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस, एक होते हैं जनरल फोर्सेस। अब ध्यान से समझना, स्पेसिफिक कौन से होते हैं, जनरल कौन से होते हैं। ऐसे फोर्सेस जो किसी पर्टिकुलर बिजनेस को ही अफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोनाक लिमिटेड का जो सप्लायर है, रॉ मटेरियल का जो सप्लायर है, उसने टाइम पर रॉ मटेरियल की सप्लाई नहीं करी। रॉ मटेरियल की सप्लाई नहीं करी, कोनाक लिमिटेड प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, उसकी सेल्स डाउन जाएंगी। तो ऐसे फैक्टर्स जो किसी पर्टिकुलर बिजनेस की परफॉर्मेंस को ही अफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर्स को बोला जाता है स्पेशल फोर्सेस। कौन से फोर्सेस? स्पेशल फोर्सेस। वहीं जनरल फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जो उस इंडस्ट्री से रिलेटेड सारी ही फर्म्स को
को इफेक्ट करेंगे। कंट्री के अंदर मनी सप्लाई क्या है, टेक्नोलॉजी के अंदर कोई नया चेंज आ गया, नए स्टाइल के लैपटॉप्स आ गए हैं, कुछ नया इनोवेशन हो गया, तो वो सारी ही फर्म्स को इनडायरेक्टली इफेक्ट करेंगे। इस तरह के फोर्सेस को हम लोग कहते हैं जनरल फोर्सेस। तो यहाँ पर समझ में आ रहा था कि कोनार्क और नोवा दोनों के जो ऑपरेशन है वो बहुत डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं उनके इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स और सप्लायर्स की वजह से। तो यहाँ पर बात हो रखी है स्पेसिफिक फोर्सेस की। वहीं कहता है इन दोनों के बिजनेसेस इनडायरेक्टली भी इफेक्ट होते हैं कंट्री के अंदर। मनी सप्लाई क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली की वजह से, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से, ये कैसे फोर्सेस हैं, ये जनरल फोर्सेस हैं जो हर बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। तो स्पेसिफिक फोर्सेस कौन से फोर्सेस हैं जो हर बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, इमीडिएटली इफेक्ट करते हैं, जैसे उसके सप्लायर्स, उसके कॉम्पिटिटर्स, उसके कस्टमर्स। वहीं जनरल फोर्सेस वो फोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी, कुछ लीगल चेंजेस हो गए, टेक्नोलॉजी के अंदर कोई चेंज आ गया, तो ये सारे ही एंटरप्राइजेस को इफेक्ट करेगा इनडायरेक्टली। तो क्वेश्चन 1 समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन कहता है जिस भी कॉन्सेप्ट की यहाँ पर बात की गई है, कौन से कॉन्सेप्ट की बात करी गई है यहाँ पर बात हो रही है बिजनेस एनवायरनमेंट की, उसकी आपको 4 इंपॉर्टेंस बतानी है। तो भाई कोई भी 4 इंपॉर्टेंस आप बता सकते हो बिजनेस एनवायरनमेंट की। फॉर एग्जांपल फर्स्ट मैं कहती हूँ इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से समझ लिया, आपने एनवायरनमेंट को स्कैन कर लिया, तो आपको पता चलेगा एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और आप उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाओगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ स्विगी ले लो, जोमैटो ले लो, इनने क्या करा, इन्होंने एनवायरनमेंट को स्कैन करा और एनवायरनमेंट को स्कैन करके इनको समझ में आया कि आज का यूथ जो है वो बहुत बिजी है, सब लोग काम करते हैं, लोगों के पास में इतना टाइम नहीं है कि लोग रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाएं, तो वो लोग घर बैठ के ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर फर्म एनवायरनमेंट को समझ लेती है तो जो एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाती है। सेकंड इज हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। सेम ऐसे ही जिस तरह से एनवायरनमेंट के अंदर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, एनवायरनमेंट के अंदर थ्रेट्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव चीजें भी होती हैं। अगर फर्म ने इन थ्रेट्स को समझ लिया, इन नेगेटिव चीजों को समझ लिया, तो ये नेगेटिव चीजें फर्म के लिए क्या करती हैं, एक अर्ली वार्निंग सिग्नल का काम करती हैं और फर्म अपने आप को प्रिपेयर रखती है फ्यूचर में होने वाली नेगेटिव चीजों से। फॉर एग्जांपल अगर फर्म ने देखा कि भाई टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारी इनोवेटिव टेक्निक्स आ रही हैं और फर्म को मिल गया कि ये क्या है, अर्ली वार्निंग सिग्नल है, अगर हम लोग टेक्नोलॉजी को लेकर अपडेट नहीं हुए, हम लोगों ने हमारी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं करा, हम लोग पुरानी टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी सेल्स कम हो जाएंगी, हमारा बिजनेस डाउन चल जाएगा। तो जिस तरह से एनवायरनमेंट के अंदर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं, सेम ऐसे ही एनवायरनमेंट के अंदर थ्रेट्स भी अवेलेबल होते हैं। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की आपने अच्छे से स्कैनिंग करी है तो आप उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाओगे और उन थ्रेट्स को अर्ली वार्निंग सिग्नल समझ के उनके लिए प्रिपेयर होगे। थर्ड इज हेल्प्स टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विद रैपिड चेंजेस। भाई अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझ लिया तो आप देखोगे कि बिजनेस का एनवायरनमेंट कैसा होता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, कंटिन्यू चेंज होता रहता है, कंटिन्यू कोई ना कोई चेंज आते रहते हैं और आप उन चेंजेस को समझोगे, उन चेंजेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगे, आपके बिजनेस के अंदर उन चेंजेस के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, एडजस्टमेंट करोगे। फोर्थ इज असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। भाई जब प्लान्स बनाए जाते हैं, जब पॉलिसीज बनाई जाती हैं तो एनवायरनमेंट का ध्यान रखा जाता है। जितने भी हम लोग प्लान्स पॉलिसीज बनाते हैं उसमें ये ध्यान रखते हैं कि एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर हम लोगों ने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझा है तो हम लोग हमारी पॉलिसीज और प्लान्स बनाते टाइम पर एनवायरनमेंट को ध्यान में रखेंगे कि एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग हमारे प्लान्स और पॉलिसीज बनाएंगे। तो समझ में आती है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की। यहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटीज का पता चलता है, थ्रेट्स का पता चलता है, हम लोग एनवायरनमेंट में हो रहे चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करते हैं और जब हम पॉलिसीज और प्लान्स बनाते हैं तब हम एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, आफ्टर कंप्लीटिंग हर एमबीए रितु टुक अप अ जॉब विद अ मल्टीनेशनल कंपनी नेम्ड स्ट्राइव। भाई अपना एमबीए कंप्लीट करने के बाद में रितु ने एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम करना स्टार्ट करा जिसका नाम है स्ट्राइव। द कंपनी पेड गुड सैलरीज एंड पर्क्स टू इट्स एम्प्लॉइज। जो कंपनी है वो अपने एम्प्लॉइज को अच्छी खासी सैलरी देती है और बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देती है जिन्हें हम बोलते हैं पर्क्स। द वेजेस वर विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी दैट प्रोवाइडेड द एम्प्लॉइज विद अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो कंपनी अपने एम्प्लॉइज
को सैलरी या वेजेस पे करती है वो कंपनी के पेइंग कैपेसिटी के अंदर अंदर है, जिससे एम्प्लॉइज एक अच्छा खासा रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सकते हैं। द कंपनी ऑल्सो हैड अ वेरी गुड वर्क कल्चर एंड द बिहेवियर ऑफ सुपीरियर्स वॉज वेरी गुड टूवर्ड्स देयर सबऑर्डिनेट्स। कंपनी का जो वर्क कल्चर है, लोगों का काम करने का तरीका है, वो वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, वर्किंग एनवायरमेंट अच्छा है और सुपीरियर्स का बिहेवियर अपने सबऑर्डिनेट्स के टूवर्ड्स बहुत अच्छा है। रितु वॉज वेरी हैप्पी इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। रितु अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत खुश थी, बट ड्यू टू लॉन्ग वर्किंग आवर्स शी डिड नॉट हैव टाइम टू कुक हर मील्स। बट कंपनी के लॉन्ग वर्किंग आवर्स की वजह से उसे देर रात तक वहां काम करना पड़ता था, इसकी वजह से रितु खुद का खाना खुद नहीं बना पाती थी। शी हैड टू डिपेंड अपॉन आउटसाइड फूड विच वॉज डिटेरियोरेटिंग हर हेल्थ। उसे आउटसाइड फूड पे डिपेंड होना पड़ता था, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ खराब हो रही थी। शी ऑब्जर्व दैट दिस प्रॉब्लम वॉज फेस्ड बाय मेनी ऑफ हर कॉलीग्स, नॉट ओनली हर कंपनी बट ऑल्सो इन मेनी अदर कंपनीज। उसने ऑब्जर्व करा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ उसी के साथ में नहीं है, उसके बहुत सारे कॉलीग्स हैं जिनके साथ में सेम प्रॉब्लम है। इनफैक्ट दूसरी कंपनीज के अंदर भी एम्प्लॉइज के साथ में सेम प्रॉब्लम है। दिस वॉज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हाइजीनिक होम कुक्ड फूड। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आजकल वर्किंग वुमेन्स इंक्रीज होती जा रही है। पहले जैसा टाइम नहीं है कि फीमेल्स घर में बैठ के खाना बनाती हैं, आजकल फीमेल्स भी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती है, तो नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन इंक्रीज होती जा रही है और इसी की वजह से लोगों को घर का बनाया हुआ खाना नहीं मिलता, हाइजीनिक खाना नहीं मिलता। She identified this as a great opportunity. उसने देखा यार ये तो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसे खाना बनाना भी आता है, एंड डिसाइडेड टू गिव अप हर जॉब। और उसने अपनी जॉब छोड़ने का डिसाइड करा टू सप्लाई पैक्ड होम कुक्ड फूड टू ऑफिस गोअर्स एट अ रीजनेबल प्राइस। और उसने क्या सोचा, भाई मैं मेरी जॉब छोड़ूंगी और जॉब छोड़ के घर में खाना बनाऊंगी, अच्छा खासा हाइजीनिक खाना बना के किससे सप्लाई करूंगी, ऑफिस गोअर्स को, वो भी एक रीजनेबल प्राइस पर। क्योंकि जो प्रॉब्लम मेरे साथ में है वो प्रॉब्लम दूसरों के साथ में भी है, दूसरे लोगों को भी घर के बने हुए हाइजीनिक फूड की रिक्वायरमेंट है, तो ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ। एट द एंड ऑफ द डे शी आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड द लेफ्ट ओवर फूड टू द नियर बाय नाइट शेल्टर्स। और रात में जो बचा खुचा खाना होता था वो नाइट शेल्टर्स को, जिन लोगों के पास में खुद का खाना नहीं होता, जो लोग फुटपाथ पे सोते हैं, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करती थी। स्टेट द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बीइंग डिस्कस्ड हियर। आपको बताना है यहाँ पर कौन से डायमेंशन की बात करी गई है। डायमेंशन पढ़े है ना हमने, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर कौन से डायमेंशन की बात की गई है? दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आइडेंटिफाई एनी टू वैल्यूज बीइंग कम्युनिकेटेड बाय द कंपनी टू द सोसाइटी। ऐसी कौन सी दो वैल्यूज हैं जो कंपनी सोसाइटी को कम्युनिकेट कर रही है अपने कामों के थ्रू। तो सबसे पहले तो डायमेंशन की बात करते हैं। देखो डायमेंशन अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आ रहा है लोगों का लिविंग स्टाइल, लोगों का रहने का तरीका। पहले के टाइम पर फीमेल्स घर में खाना बनाती थी, अब फीमेल्स क्या है, वर्किंग वुमेन है, घर में खाना नहीं बना पाती। लोगों का रहन सहन का तरीका बदल रहा है, लोग अब घर का खाना नहीं खा पाते, उन्हें आउटसाइड फूड पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो जब हम लोगों की हैबिट की बात करते हैं, रहने सहने के तरीके की बात करते हैं, ट्रेडिशंस और कस्टम्स की बात करते हैं, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं, वो आ जाता है हमारा कौन से एनवायरमेंट में, सोशल एनवायरमेंट में। तो द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव इज सोशल एनवायरमेंट। यहाँ पर कौन से एनवायरमेंट की बात करी गई है, सोशल एनवायरमेंट। सोशल एनवायरमेंट में लोगों के ट्रेडिशंस आते हैं, रीति रिवाज, उनके कस्टम्स आते हैं, उस सोसाइटी के जहां पर वो बिजनेस ऑपरेट हो रहा है। यहाँ पर लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड आता है, लोगों के टेस्ट प्रेफरेंसेस आते हैं, उनका एजुकेशनल लेवल आता है, जो बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। तो डायमेंशन समझ में आया। अच्छा, वैल्यूज की बात करें जो कंपनी सोसाइटी को कम्युनिकेट कर रही है, वो है एथिकल बिहेवियर। की कंपनी का जो अपने एम्प्लॉइज के टूवर्ड्स बिहेवियर है वो बहुत ही ज्यादा एथिकल है। सुपीरियर्स का सबऑर्डिनेट्स के टूवर्ड्स बिहेवियर अच्छा है। कंपनी अपने एम्प्लॉइज को अच्छी खासी सैलरी देती है, बेनिफिट्स देती है जो कंपनी की पेइंग कैपेसिटी के अंदर है। तो यहाँ पर जस्टिस भी शो हो रही है कि कंपनी अपने एम्प्लॉइज को भी खुश रखती है अच्छी सैलरी देके, और कंपनी की जो पे करने की कैपेसिटी है वो उसके अंदर अंदर ही अपने एम्प्लॉइज को पे करती है। तो ये बता रहा है कंपनी का एथिकल बिहेवियर टुवर्ड्स एम्प्लॉइज एंड जस्टिस। सेकेंड केस स्टडी समझ में आई। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड केस स्टडी क्या कहती है, द कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू बैन पॉलीथीन बैग्स। भाई कोर्ट ने ऑर्डर पास करा कि पॉलीथीन बैग्स को बैन किया जाए। पहली बात समझ में आ गई। These bags create many environmental problems which affect the life of people. क्यों? क्योंकि ये जो पॉलीथीन बैग्स हैं ये बहुत सारी environmental problems create करते हैं जो लोगों की लाइफ को भी इफेक्ट करती हैं। Society at large is more concerned about the quality of life। और आज की जो हमारी सोसाइटी है, आज का जो हमारा
यूथ है, लोग पढ़े लिखे हैं, वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न है, बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। उन्हें पता है पॉलीथीन बैग्स उनकी हेल्थ के लिए सही नहीं है, एनवायरमेंट के लिए भी सही नहीं है। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव अ सब्सिडी टू द जूट इंडस्ट्री। भाई अगर पॉलीथीन बैग्स को आप बैन करोगे तो कौन सी इंडस्ट्री स्टार्ट होगी? जूट इंडस्ट्री, जूट बैग स्टार्ट होंगे। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि भाई हम जूट इंडस्ट्रीज को सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे, ताकि बिजनेस को प्रमोट किया जा सके, ताकि जूट इंडस्ट्रीज प्रमोट हो, जूट बैग्स बने। एज अ रिजल्ट इनोवेटिव टेक्निक्स आर बीइंग डेवलप्ड टू मैन्युफैक्चर जूट बैग्स एट लो रेट्स। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो गवर्नमेंट ने जूट इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज प्रोवाइड करी, अलग अलग तरह की टेक्निक्स डेवलप होने लगी, जिनकी वजह से जूट बैग्स कम रेट्स पर प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। इनकम्स आर राइजिंग एंड पीपल कैन अफोर्ड टू बाय दीज बैग्स। और आजकल लोगों की इनकम इंक्रीज हो रही है, सब लोग काम करते हैं, तो लोग आराम से इन जूट बैग्स को अफोर्ड भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस सारी बातों को सुन के, इस पूरे पैराग्राफ की हेल्प से आपको आइडेंटिफाई करने हैं अलग अलग डायमेंशंस बिजनेस एनवायरनमेंट के। कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं? सोशल एनवायरनमेंट होता है, हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है, हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है, लीगल एनवायरनमेंट होता है, और एक कौन सा रह गया? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है। बाय कोटिंग लाइंस फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर्स, भाई आपको ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर से लाइंस कोट करके बताने हैं कि ये पर्टिकुलर लाइन कौन से एनवायरनमेंट की है। तो यहीं पर कर लेते हैं, आप लोग खुद करने की ट्राई करना। कोर्ट ने ऑर्डर पास करा, कोर्ट की बात हो गई, भाई कोर्ट की बात हो रखी है, तो ये कौन सा एनवायरनमेंट है? ये है हमारा लीगल एनवायरनमेंट। सेकंड लाइन की बात करें, दीज बैग्स क्रिएट मेनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स विच अफेक्ट द लाइफ ऑफ पीपल। ये जो बैग्स हैं, पॉलीथीन बैग्स हैं, ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स करते हैं, लोगों की लाइफ अफेक्ट होती है, तो लोगों की लाइफ अफेक्ट हो रही है, ये कौन सा एनवायरमेंट है? हमारा सोशल एनवायरमेंट है। फिर सोसाइटी एट लार्ज इज मोर कंसर्न्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। सोसाइटी जो है वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेके ज्यादा कॉन्शियस है, ये भी कौन सा एनवायरमेंट है? हमारा सोशल एनवायरमेंट है। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव अ सब्सिडी। गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई हम सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे जूट इंडस्ट्रीज को, तो गवर्नमेंट कोई ना कोई काम कर रही है, तो ये कौन सा एनवायरमेंट है? हमारा पॉलिटिकल एनवायरमेंट है। जब गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बदलती है, टैक्स से रिलेटेड, सब्सिडी से रिलेटेड, कौन सा एनवायरमेंट में आता है? पॉलिटिकल एनवायरमेंट में। इनोवेटिव टेक्निक्स आर बीइंग डेवलप्ड टू मैन्युफैक्चर जूट बैग्स। जब हम इनोवेशन की बात करते हैं, नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो वो कौन सा एनवायरमेंट है? हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। एंड इनकम्स आर राइजिंग एंड पीपल कैन अफोर्ड टू बाय दीज बैग्स। लोगों की इनकम इंक्रीज हो रही है, लोग इन बैग्स को आराम से खरीद सकते हैं। तो जब इनकम की बात होती है, पैसों की बात होती है, तो वो कौन सा एनवायरमेंट है? हमारा इकोनॉमिक एनवायरमेंट। लिखोगे किस तरह से? लीगल एनवायरमेंट लिख दिया, सामने आपको लाइन लिखनी है, कौन सी लाइन इससे रिलेटेड थी? द कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू बैन पॉलीथीन बैग्स। सोशल एनवायरमेंट लिखा, तो सोशल एनवायरमेंट में आ गया कि इन बैग्स की वजह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, और आज की जो हमारी सोसाइटी है वो बहुत ज्यादा कंसर्न है अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेके। पॉलिटिकल एनवायरमेंट के अंदर क्या लिखोगे? जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है जूट इंडस्ट्रीज को जूट बैग्स प्रमोट करने के लिए। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर लिखोगे अलग अलग तरह की इनोवेटिव टेक्निक्स डेवलप हो रही है जूट बैग्स बनाने की, वो भी कम रेट्स पर। एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में लिखोगे कि लोगों की इनकम इंक्रीज हो रही है और लोग आराम से अफोर्ड कर सकते हैं कि वो जूट बैग्स परचेज करें। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? विद चेंजेस इन द कंजम्पशन हैबिट ऑफ पीपल। आजकल लोगों की कंजम्पशन हैबिट चेंज हो चुकी है। विष्णु हु वाज रनिंग अ स्वीट शॉप शिफ्टेड टू द चॉकलेट बिजनेस। भाई लोगों की हैबिट्स चेंज हो गई हैं, और हैबिट्स की जब बात आ जाती है तो समझ जाना कौन सा एनवायरमेंट है? सोशल एनवायरमेंट है, क्योंकि सोशल एनवायरमेंट किससे रिलेटेड होता है? लोगों की हैबिट्स, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, रीति रिवाज, वहां पर होने वाले फेस्टिवल्स। तो विष्णु जिसकी एक स्वीट शॉप थी, उसने स्वीट शॉप से अपने बिजनेस को किस पे शिफ्ट कर लिया? चॉकलेट बिजनेस पर। स्वीट शॉप की जगह पर अब वो क्या करता है? चॉकलेट सेल करता है। ऑन द ईव ऑफ दिवाली, दिवाली के टाइम पर ही ऑफर्ड चॉकलेट्स इन अट्रैक्टिव पैकेजिंग एट रीजनेबल प्राइसेस। दिवाली के टाइम पर वो चॉकलेट सेल करता है बहुत ही अट्रैक्टिव पैकेजिंग के अंदर, वो भी एक रीजनेबल प्राइस पर। ही एंटिसिपेटेड ह्यूज डिमांड एंड क्रिएटेड अ वेबसाइट chocohojai.com फॉर टेकिंग ऑर्डर्स ऑनलाइन। उसने देखा उसके प्रोडक्ट की अच्छी खासी डिमांड है, तो उसने अपनी एक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी जिसका नाम है chocohojai.com, जहां पर वो ऑनलाइन ऑर्डर्स लेता है, और इसकी वजह से उसे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ चॉकलेट्स बेच के। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस्ड इन द अबव केस। ऊपर वाले केस के अंदर किन डायमेंशंस की बात हो रखी है? तो भाई ऊपर वाले के अंदर एक तो सोशल एनवायरनमेंट की बात हो रखी है। सोशल एनवायरनमेंट किससे रिलेटेड है? लोगों की हैबिट से रिलेटेड, फेस्टिवल्स वगैरह से रिलेटेड, वहां पर रहने वाले लोगों की हैबिट्स, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, वहां पर कौन कौन से फेस्टिवल्स आते हैं, ये सारी चीजें भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती हैं। तो पहला एनवायरनमेंट हो गया हमारा सोशल एनवायरनमेंट। क्या आते हैं इसके अंदर? ट्रेडिशंस, कस्टम्स हमारी सोसाइटी के जिसके अंदर बिजनेस एग्जिस्ट करता है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनके टेस्ट प्रेफरेंसेस, उनका एजुकेशनल लेवल भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। दूसरा
यहाँ पर कौन सा आया, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। जो विष्णु है वो पहले तो नॉर्मल ऑफलाइन ही चॉकलेट सेल करता था, अब उसने साथ साथ में अपनी वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है जिसका नाम है chocohojai.com, और वहां से वो ऑनलाइन ऑर्डर्स लेके भी अपनी चॉकलेट्स को सेल करता है। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। इसके अंदर क्या आते हैं, जितने भी इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, जितने भी इनोवेशंस आ रहे हैं ताकि हम कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सके, उसी पुराने प्रोडक्ट को नए स्टाइल से हम लोग बना सके, ये सारी चीजें भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती है। तो कौन से दो डायमेंशंस की बात हुई यहाँ पर, सोशल एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। आ जाओ आज की लास्ट केस स्टडी पर। नमन एंड गोविंद आफ्टर फिनिशिंग देयर ग्रेजुएशन अंडर वोकेशनल स्ट्रीम डिसाइडेड टू स्टार्ट देयर ओन ट्रैवल एजेंसी व्हिच विल बुक रेल टिकट्स एंड ऑन कमीशन बेसिस। भाई नमन और गोविंद ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके ये सोच रहे हैं कि भाई खुद की ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट करेंगे जहां पर ये रेल टिकट्स यानी कि ट्रेन की टिकट्स और एयर टिकट्स बुक करेंगे कमीशन बेसिस पर। दे आल्सो थॉट ऑफ प्रोवाइडिंग टिकट्स विद इन 10 मिनट्स थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेट। इन्होंने ये भी सोचा कि भाई हम इंटरनेट की हेल्प से लोगों को 10 मिनट के अंदर टिकट निकाल के देंगे, लोगों की 10 मिनट के अंदर हम लोग टिकट्स बुक करेंगे। दे डिस्कस द आइडिया विद देयर प्रोफेसर मिस्टर मेहता हु लाइक द आइडिया। भाई इन्होंने अपना आइडिया अपने प्रोफेसर मिस्टर मेहता के साथ में शेयर करा, मिस्टर मेहता को इनका आइडिया पसंद भी आया और इन्होंने क्या सजेशन दिए, एंड सजेस्टेड देम टू फर्स्ट एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट व्हिच कंसिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड अदर फोर्सेस लाइक सोशल, पॉलिटिकल एटसेट्रा दैट मे इफेक्ट देयर बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब मिस्टर मेहता उनके प्रोफेसर क्या कहते हैं कि भाई बिजनेस स्टार्ट करोगे, आइडिया बहुत अच्छा है, बट सबसे पहले तुम बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करो, बिजनेस के एनवायरनमेंट को समझो। इस बिजनेस के एनवायरनमेंट में आते हैं बिजनेस के इन्वेस्टर्स, बिजनेस के कॉम्पिटिटर्स और बहुत सारे सोशल फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, लीगल फोर्सेस जो आपकी बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर किसकी बात हो रखी है, यहां पर बिजनेस एनवायरनमेंट की बात हो रही है, अलग अलग फोर्सेस की बात हो रही है जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को डायरेक्टली भी इफेक्ट कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी इफेक्ट कर सकते हैं। मतलब स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, वो सारे फोर्सेस जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, जैसे इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, उसके खुद के कॉम्पिटिटर्स, वो हैं हमारे स्पेसिफिक फोर्सेस। और सोशल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, ये सारे ही बिजनेसेस को इफेक्ट करते हैं इनडायरेक्टली, इन्हें हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस। He further told them about the technological improvements. उसने बताया कि आजकल टेक्नोलॉजी के अंदर भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, and customers preferences that were taking place and hence they should be aware of the environmental trends. और उसने बताया कि कस्टमर्स की जो प्रेफरेंसेस हैं, कस्टमर्स की जो डिमांड्स हैं, वो आजकल कंटिन्यू चेंज होती रहती हैं। तो तुम्हें एनवायरनमेंट के ट्रेंड्स, एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, क्या फैशन है, क्या ट्रेंड में है, उन सबको लेके तुम्हें अवेयर रहना है। एंड चेंजेस दैट में हिंडर देयर बिजनेस परफॉर्मेंस, और बहुत सारे ऐसे चेंजेस भी होते हैं जो कहीं ना कहीं तुम्हारे बिजनेस के अंदर एक रुकावट का काम करेंगे, तुम्हें उन चेंजेस के बारे में पता होना चाहिए। He emphasized on making plans keeping in mind the threat possessed by the competitors. उन्हें कभी भी कोई अगर प्लान बनाना है, मिस्टर मेहता कहते हैं अगर तुम्हें कोई भी प्लान बनाना है तो प्लान बनाते टाइम पे तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसीज का भी ध्यान रखना, क्योंकि ये सारी चीजें तुम्हारे लिए क्या करेंगी, थ्रेट का काम करेंगी। तो ध्यान रखना तुम्हारा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, अगर तुम्हें अर्ली वार्निंग सिग्नल्स दिख रहे हैं तो पहले से तुम अवेयर हो जाना ताकि आप सिचुएशंस के साथ में इफेक्टिवली डील कर सको। तो उसने बोला अगर आप बिजनेस के ऑपरेशंस को और बिजनेस के एनवायरनमेंट को मैच करके काम करोगे, बिजनेस के ऑपरेशंस को बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप चलाओगे तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। अब समझते हैं क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हाइलाइटेड इन द अबव पैराग्राफ। ऊपर वाले पैराग्राफ में बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन से कंपोनेंट की बात की गई है। दूसरा कहता है स्टेट एनी टू फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट के दो ऐसे फीचर्स बताओ जो प्रोफेसर मेहता ने डिस्कस करे हैं नमन और गोविंद के साथ में। थर्ड कहता है स्टेट एनी टू पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस, बिजनेस एनवायरनमेंट की दो इंपॉर्टेंस भी बताओ जो मिस्टर मेहता ने डिस्कस करी है नमन और गोविंद के साथ में। तो सबसे पहले तो बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन से कंपोनेंट की यहाँ पर बात करी गई है। तो यहाँ पर बात की गई है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की, क्योंकि इन लोगों ने क्या सोचा है कि ये रेल टिकट्स और एयर टिकट्स बुक करेंगे, वो भी ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू, और लोगों को 10 मिनट्स के अंदर टिकट्स बुक करके देंगे। तो यहाँ पर कौन से एनवायरनमेंट की बात करी गई है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की। दूसरा कहता है कौन से दो फीचर्स है बिजनेस एनवायरनमेंट के जो मिस्टर मेहता बता रहे हैं नमन और गोविंद को। तो
यहाँ पर मेहता ने बताया कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं लाइक इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स और सोशल फैक्टर्स भी हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर मेहता दो फीचर्स बताते हैं। पहला है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस में आ गए बिजनेस के खुद के इन्वेस्टर्स, खुद के कस्टमर्स, खुद के सप्लायर्स जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे। वहीं यहाँ पर मिस्टर मेहता ने कुछ सोशल, कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स के बारे में भी बात करी थी जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को इनडायरेक्टली इफेक्ट कर सकते हैं। दूसरी यहाँ पर बात हुई डायनेमिक। बिजनेस का एनवायरनमेंट कैसा है? डायनेमिक है। मिस्टर मेहता ने कहा कि जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है, जो कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस हैं, ये कंटिन्यू चेंज होती रहती हैं। तुम्हें इन चेंजेस के बारे में पता होना चाहिए। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है? डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब है इट कीप्स ऑन चेंजिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट कंटिन्यू चेंज होता रहता है। टेक्नोलॉजी के अंदर अपग्रेडेशन होते रहते हैं, कंज्यूमर्स के टेस्ट प्रेफरेंसेस, उनकी डिमांड बदलती जाती है। ये सारी चीजें भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती हैं। और तीसरा क्या है? इंपॉर्टेंस। मिस्टर मेहता की बातों से बताओ कि बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट इज इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। यहां मिस्टर मेहता ने बताया था आप कस्टमर्स के ट्रेंड का ध्यान रखना, एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उनका ध्यान रखना। अगर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो आप उन अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट उठाना। और एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे थ्रेट्स भी होते हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी होती है, उन्हें अर्ली वार्निंग सिग्नल समझ के उनके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाना। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर हमने अच्छे से समझ लिया तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है जिन अपॉर्चुनिटीज का हम लोग बेनिफिट उठा सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर हम लोगों ने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझ लिया तो इस बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं, बहुत सारी रुकावटें होती हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीजें होती हैं। इनके लिए हम लोग पहले से ही प्रिपेयर हो जाएंगे। ये थ्रेट्स हमारे लिए अर्ली वार्निंग सिग्नल्स का काम करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस कर ली हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट की 5 केस स्टडीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये, प्रीवियस ईयर आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक इस वीडियो को अच्छे से अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।